गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। अब उसी के आगे बढ़ते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में जो हमारा प्रोडक्ट बना था वो प्रोडक्ट बना था जाइगोट। क्या बना था? जाइगोट। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। सबसे पहले कहता है हमारे पास ये एक सिंगल सेल था जिसको हमने क्या बोला? जाइगोट। अब इस जाइगोट का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो में। सबसे पहले कहता है इस जाइगोट के अंदर डिवीजन हुआ और ये दो सेल में कन्वर्ट हो गया। आगे की तरफ एपिकल सेल और पीछे की तरफ बेसल सेल। क्या हो गया? आगे की तरफ एपिकल, पीछे की तरफ बेसल सेल। फिर क्या कहता है इसी में, ये जो बेसल सेल है पीछे की तरफ, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है इस तरीके से। इसको बोलते हैं सस्पेंसर। क्या बोलते हैं? सस्पेंसर। और ये आपका एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर है। क्या है? हार्ट शेप स्ट्रक्चर। ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं इसके पहले एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट हार्ट शेप लिख दिया तो इसको हम बोलेंगे हार्ट शेप स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। बाद में यही हार्ट शेप स्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो इसमें दो स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। एक डेवलप होता है आपका रेडिकल, दूसरा आपका डेवलप होता है क्या? प्लिम्यूल्स। रेडिकल्स और प्लिम्यूल्स। यही हार्ट शेप स्ट्रक्चर जो आपका डेवलप होगा कुछ इस तरीके से। या मैं इसी को कहूं और थोड़ा सा इस तरीके से ये आपका हार्ट शेप स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसमें आपके दो कॉटिलिडन्स दिखते हैं। जिसमें आपके दो कॉटिलिडन्स दिखेंगे। इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये क्या है? ये है आपके कॉटिलिडन्स। ठीक है। और इसमें दो स्ट्रक्चर आपके डेवलप होंगे। इस स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर आपके डेवलप होंगे। अपर साइड में यहां पर डेवलप होगा रेडिकल्स। ठीक है। और यहां पर आपका डेवलप होता है क्या? प्लिम्यूल्स। रेडिकल और प्लिम्यूल्स, ये दो स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। तो हमसे कहा क्या? हमारे पास जाइगोट था, डिवीजन हुआ, दो सेल बने, बेसल सेल और एपिकल सेल। बेसल सेल में फर्दर डिवीजन हुआ, क्या बनाया? सस्पेंसर। नीचे हार्ट शेप स्ट्रक्चर। ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर जब फर्दर डेवलप होता है तो ऊपर की तरफ रेडिकल और नीचे की तरफ प्लिम्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जिससे आपका नए प्लांट डेवलप होते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोलोगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, या जाइगोट से जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था जब ट्रिपल फ्यूजन होता है तो वहां पर दो पोलर न्यूक्लियाई, क्या दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस वन मेल गैमीट फ्यूज होते थे और जिनसे जो स्ट्रक्चर बनता था उसको हम बोलते थे पेन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूसेलस, या न्यूक्लियस बोलते हैं। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर पेन का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये एक, अच्छा ये तो न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, ये जो
आपका पोलर न्यूक्लियाई था वो एक बड़े सेल में प्रेजेंट था जिसको सेंट्रल सेल बोलते थे। बाद में हम उसी को बोलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, PEC, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। क्या बोला? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। और ऊपर वाले को क्या बोला? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कहता है जब जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है उसी समय ये जो आपका प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इंडोस्पर्म में। किसमें कन्वर्ट होता है? इंडोस्पर्म में। और ये कैसा होता है? ये 3n होता है। क्यों 3n होगा? क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई n+n और यहाँ पर मेल गैमीट n, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ तो क्या हो गया? 3n हो गया। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? इस इंडोस्पर्म का काम क्या है? दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो आपका डेवलप होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? इसी इंडोस्पर्म का। ठीक है। ये था आपका पूरा प्रोसेस। और हमसे कहता है फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है? जो आपका जाइगोट होता है, ये जाइगोट डेवलप हो जाएगा किसमें? एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जो होता है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इंडोस्पर्म में। ओवरी जो होती है वो डेवलप हो जाएगी किसमें? फ्रूट में। ठीक है। ओव्यूल जो होता है वो डेवलप हो जाएगा किसमें? सीड में। ठीक है। ओवरी वॉल डेवलप हो जाएगी किसमें? फ्रूट वॉल में। किसमें डेवलप हो जाएगी? फ्रूट वॉल में। और फ्रूट वॉल को हम बोलते क्या हैं? उसको बोला जाता है पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। ओव्यूल की जो कवरिंग इंटुगमेंट थी वो डेवलप हो जाती है सीडी की कवरिंग में। दो इंटुगमेंट होते थे, इनर इंटुगमेंट एंड आउटर इंटुगमेंट। इनर इंटुगमेंट इनर कवरिंग, ठीक है, और आउटर इंटुगमेंट आउटर कवरिंग ऑफ सीड। सीड की जो आउटर कवरिंग होती है उसको टेस्टा बोलते हैं और इनर जो कवरिंग होती है उसको टेगमेन बोलते हैं। तो ये आपका प्रोसेस था एम्ब्रियोजेनेसिस। नोट कर डालिए। इसके बाद हम इसी में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। अच्छा, एक चीज यहां पर और याद रखिएगा कि जो मैंने इंडोस्पर्म बताया है ये हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। और बाकी जितने भी प्लांट ग्रुप होंगे, चाहे वो तुम्हारा ब्रायोफाइट हो, टेडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, इसमें जो इंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है, इंडोस्पर्म होता है, ये कैसा होता है? ये 3n होता है। रेस्ट ऑफ ऑल का जो इंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है? n होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेडिकल में आया भी है, इसके लिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसी में स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। दो एम्ब्रियो हैं हमारे पास। एक आएगा आपका मोनोकॉट प्लांट में और दूसरा आपका आएगा डाइकॉट प्लांट में। बहुत ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस भी हमसे पूछा जाता है। हमसे कहा हमारे पास ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ भी और यहाँ भी एम्ब्रियो की एक्सिस। और ये जो हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का नाम है टाइजेलम। क्या बोलते हैं? टाइजेलम। यहाँ भी टाइजेलम बोलोगे और डाइकॉट में भी इसको क्या बोलोगे? टाइजेलम। यहाँ भी टाइजेलम और यहाँ भी टाइजेलम। कहता है इस टाइजेलम में मोनोकॉट में केवल एक कोटिलेडन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केवल एक कोटिलेडन्स पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कोटिलेडन्स की संख्या 2 होगी, इसी वजह से हम इसको डाइकॉट बोलते हैं। डाई का मतलब क्या होता है? 2। कॉट का मतलब कोटिलेडन्स। यहाँ पर 2 कोटिलेडन्स है, यहाँ पर 1 कोटिलेडन्स है। मोनोकॉट में जो सिंगल कोटिलेडन्स होता है इसको नाम दिया गया है एस्क्यूटेलम। क्या नाम दिया गया? एस्क्यूटेलम बोला गया है। और यहाँ पर इसको कोटिलेडन्स ही बोलते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस स्क्यूटेलम के ऊपर प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है, इस तरीके से एक कवरिंग पाई जाती है जो इसको सराउंड करती है। और ये कवरिंग बनी कैसी होती है, पता है कि ये प्रोटीनियस नेचर की होती है, या हम बोलेंगे प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। उसको बोलते क्या हैं? एल्यूरोन लेयर। और अगर आपसे इसकी पोलैरिटी पूछी जाए तो ये कैसी होती है? 3n, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है। कॉटिलिडन्स के अंदर क्या पाया जाएगा? एंडोस्पर्म। ठीक है, तो अगर कॉटिलिडन्स की पोलैरिटी 3n होगी तो इसकी भी पोलैरिटी कैसी होगी? 3n। दूसरा, हमसे कहा क्या जाता है कि इस टाइजेलम की जो अपर एक्सिस होती है उसको प्लेम्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और लोअर जो एक्सिस है इसको क्या बोलते हैं? इसको रेडिकल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल्स बोलते हैं। रेडिकल्स के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है दोनों में, इसमें भी पाई जाएगी और इसमें भी पाई जाएगी। इसको क्या बोलोगे? रूट कैप। इसको क्या बोलोगे? रूट कैप। अच्छा, मोनोकॉट में एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको सराउंड करती है, और एक एडिशनल कवरिंग प्रीम्यूल्स पर पाई जाती है जो कि वहाँ पर डाइकॉट में नहीं पाई जाती है। देखिए मैंने क्या बोला? मैंने बोला अपर टाइजेलम की जो अपर एक्सिस है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्लेम्यूल्स। क्या बोलेंगे? प्लेम्यूल्स बोलेंगे। और प्लेम्यूल्स के ऊपर जो कवरिंग पाई जाएगी इसको क्या बोलोगे? कोलियोप्टाइल। क्या बोलोगे? कोलियोप्टाइल्स। ये किस में पाई जाती है? ये केवल और केवल मोनोकॉट में पाई जाती है। कोलियोप्टाइल्स डाइकॉट में नहीं पाया जाता। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका प्लेम्यूल्स। लेकिन डाइकॉट में प्लेम्यूल्स की कवरिंग नहीं है। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका रेडिकल्स। क्या हो गया? रेडिकल्स। यहां भी रेडिकल और यहां भी रेडिकल। ये क्या है आपका? ये है आपका रूट कैप। क्या है? रूट कैप। यहां भी है और यहां भी है, यहां भी रूट कैप है। ठीक है, ये एक एडिशनल कवरिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं कोलियोराइजा। क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अच्छा, कॉटिलिडन्स यहां से स्टार्ट है। कॉटिलिडन्स के ऊपर का पार्ट हम बोलते हैं इपीकोटाइल। ईपी का मतलब होता है ऊपर, कोटाइल का मतलब कॉटिलिडन्स। नीचे का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। यहां भी यही चीज बोला जाता है। और यहां भी अपर पार्ट इपीकोटाइल और लोअर पार्ट हाइपोकोटाइल। याद रखिएगा। अब हमको डिफरेंस लिखना है। हमको क्या लिखना है? मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो में डिफरेंस। देखिए, मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन्स, डाइकॉट में दो कॉटिलिडन्स। पहला डिफरेंस, मोनोकॉट में सिंगल, इसमें दो। मोनोकॉट में कॉटिलिडन्स के ऊपर प्रोटीन की एक कवरिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ये प्रेजेंट होता है, इसमें अब्सेंट होता है। मोनोकॉट में प्लेम्यूल्स की कवरिंग कोलियोप्टाइल प्रेजेंट होती है, डाइकॉट में अब्सेंट होती है। मोनोकॉट में कोलियोराइजा पाया जाता है, डाइकॉट में कोलियोराइजा नहीं पाया जाता। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको लिखने के लिए अगर बोर्ड में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा इसी तरीके से बना करके कि मोनोकॉट में कॉटिलिडन्स की संख्या 1, डाइकॉट में 2। मोनोकॉट में एल्यूरोन लेयर होती है जो कि कॉटिलिडन्स की कवरिंग होती है। डाइकॉट में एल्यूरोन लेयर नहीं पाई जाती। मोनोकॉट में कोलियोप्टाइल पाया जाता है, डाइकॉट में नहीं पाया जाता। मोनोकॉट में कोलियोराइजा पाया जाता है और डाइकॉट में नहीं पाया जाता। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका? एम्ब्रियो का। इसको नोट कर डालिए। इसके बाद हम इसी में पढ़ेंगे सीड। क्या पढ़ेंगे? सीड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है सीड। कहता है सीड जो होते हैं उनमें दो लेयर पाई जाती है। मान लीजिए ये सीड है, ये आपकी इनर लेयर हो गई, ठीक है, और इसी सीड की ये आउटर लेयर हो गई। आउटर लेयर को बोलते हैं टेस्टा और इनर लेयर को बोलते हैं टेगमेन। ठीक है, सीड है क्या? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल।
किससे डेवलप होता है? ओव्यूल से डेवलप होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो होता है वो आपका सीड में डेवलप होता है। दो तरीके के होते हैं, पहला है इंडोस्पर्मिक सीड, क्या है? इंडोस्पर्मिक सीड। और दूसरा क्या होता है? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, दो तरीके का सीड, एक इंडोस्पर्मिक सीड, एक नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। अब ये इंडोस्पर्मिक या नॉन इंडोस्पर्मिक क्या होता है? इंडोस्पर्म का मतलब होता है रिजर्व फूड। इंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है? रिजर्व फूड। कहता है हमारे पास एक सीड था, क्या था? एक सीड था, हमने इसको जर्मिनेशन के लिए डाला। कहाँ डाला? जर्मिनेशन के लिए डाला, खेत में डाला, ताकि सीड हमारा जर्मिनेशन करके प्लांट में डेवलप हो सके। कहता है आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, इफ सीड है persistent endosperm, क्या मैंने बोला? After the germination of seed, they have persistence endosperm। जब हमने सीड को खेत में डाला कि वो डेवलप कर सके, डेवलप होने के बाद उसमें आपका प्लेम्यूल्स और रेडिकल डेवलप हो जाए, उसके बावजूद भी उसके पास क्या बचा रहे? परसिस्टेंट रहे। क्या परसिस्टेंट रहे? इंडोस्पर्म। अभी भी जर्मिनेशन के बाद उस सीड के पास इंडोस्पर्म है, तो क्या बोलोगे? इंडोस्पर्मिक सीड। या इसी का एक नाम और है, इसको बोलते हैं एल्बुमिनस। इसी को बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। और क्या कहता है? नॉन इंडोस्पर्मिक, आफ्टर द germination of seed, endosperm are completely consumed। कंप्लीटली क्या हो जाए? यूज कर लिया जाए। तो हम उसको क्या बोलोगे? तब हम उसको बोलेंगे नॉन इंडोस्पर्मिक, या इसी को बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस। क्या बोलोगे? नॉन एल्बुमिनस। ठीक है, नॉन एल्बुमिनस। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि सीड के जर्मिनेशन के बाद अगर उसके पास इंडोस्पर्म है, बचा हुआ फूड बचा है, ठीक है, ये इंडोस्पर्म क्या होता है? रिजर्व फूड। कहता है सीड के जर्मिनेशन के बाद अभी भी उसके पास फूड बचा है, तो वो इंडोस्पर्मिक सीड है। और अगर जर्मिनेशन के समय सीड अपना सारा का सारा इंडोस्पर्म, सारा का सारा जो रिजर्व फूड है उसको यूज कर ले रहा है, तो हम उसको क्या बोलोगे? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। इसी में एक टर्म आता है तीसरा, पेरी स्पर्मिक सीड। मैंने शुरुआत में जब आपको ओव्यूल बताया था तो वहां पर एक टर्म बोला था न्यूसेलस। जहां भी हम न्यूसेलस टर्म यूज करते हैं उसका मतलब होता है पैरेन्काइमा। कहता है कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें जो न्यूसेलस होता है वो इंडोस्पर्म में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं होता। हमारा जो ये इंडोस्पर्म बनता है ये न्यूसेलस से बनता है। तो कहता है सम सीड है परसिस्टेंट न्यूसेलस, सम सीड हैव persistence न्यूसेलस। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल ब्लैक पीपर। ब्लैक पीपर जो होता है वो पेरिस्पर्मिक सीड होता है। न्यूसेलस, ठीक है, जो आपका एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट हो रहा था उसमें जो न्यूसेलस थे वही इंडोस्पर्म में कन्वर्ट होते हैं और बाद में वही इंडोस्पर्म आपका जर्मिनेशन के टाइम में यूज होते हैं। तो कहता है कि कुछ इंडोस्पर्म अगर किसी सीड में बचा रह जाए, इंडोस्पर्म में कन्वर्ट ना हो और सीड में भी वो उसी फॉर्म में बचा रहे, तो ऐसे सीड को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड। याद रखिएगा, ये था कंप्लीट टॉपिक आपका सीड। आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा और इसमें बचा है फ्रूट। कल लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ तक इसको नोट कर डालिए। यहाँ तक कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो क्वेश्चन को। थैंक यू।